हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हर्ष कुमार फ्रॉम मरीन प्रकाशन। बच्चों, अब तक के सेशन में हमने पढ़ा मोशन मतलब गति कि कोई वस्तु किस प्रकार गति कर रही है। लेकिन क्या आपने सोचा कि वस्तु की गति करने के पीछे एक्चुअल रीजंस क्या होते हैं? तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है बल, आइए मैं इसका कंटेंट पहले आपको बताऊंगा कि आज के टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों आइए, आज के जो हमारे टॉपिक हैं जिनके हम स्टडी करेंगे उसमें सबसे पहले आता है मोशन एंड फोर्स, सेकंड इज टाइप ऑफ फोर्स, थर्ड इज न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, फोर्थ इज इनर्शिया एंड फिफ्थ इज इलस्ट्रेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, दैट मीन्स एफ। तो बच्चों, अब तक हमने क्या पढ़ा? मोशन, गति। तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये बताने वाला हूँ कि आखिरकार किसी भी वस्तु की गति के पीछे जो एक्चुअल रीजंस होते हैं वो क्या होते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा पहला टॉपिक है गति एवं बल। अभिप्राय: बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की विरामावस्था या उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन कर देती है। इसका अभिप्राय यह है कि हम किसी भी वस्तु के अंदर बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन ला सकते हैं। बच्चों, मैंने यहाँ पर कुछ स्टेजेस दिखाई हुई हैं: विरामावस्था, गति अवस्था, गति की दिशा और आकार बदलना। पहले पॉइंट से मतलब क्या है कि यहाँ पर मैंने एक पार्टिकल लिया हुआ है जो किसी सरफेस पर है। बच्चों, यदि मैं अगर इसके ऊपर कोई भी बल नहीं लगाता हूँ तो ये हमेशा इसी स्थिति में रहेगी, अर्थात इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। द सेकेंड इज, मैंने इस वस्तु पर हल्का सा एक बाह्य कार्य किया जिसके कारण इसके अंदर गति उत्पन्न हुई, अर्थात ये वस्तु की गति अवस्था है। द थर्ड इज, सपोज दैट यदि हम फुटबॉल में किक मारें तो हम उसकी दिशा को भी बदल सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हम बल द्वारा जहां एक तरफ वस्तु की गति को पैदा करते हैं तो वहीं बल लगाकर हम किसी भी वस्तु की दिशा को भी परिवर्तित कर सकते हैं। नाउ द फोर्थ पार्ट इज, बच्चों, बल के द्वारा हम किसी भी वस्तु के आकार को भी बदल सकते हैं। यदि हम किसी रबड़ की गेंद को लें और उसे एकदम प्रेस करें तो उसके आकार में भी बदलाव आ सकता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी भी वस्तु की गति में या उसकी विरामावस्था में परिवर्तन करता है या उसके आकार को बदलने का प्रयत्न करता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज बल के प्रकार, टाइप ऑफ फोर्स। बच्चों, जब हम बल की बात करते हैं तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि आखिरकार बल होते कितने प्रकार के हैं। बल होते हैं बच्चों दो प्रकार के। सबसे पहले संतुलित बल, द सेकंड है असंतुलित बल। तो आइए सबसे पहले हम संतुलित बल के बारे में देखते हैं कि संतुलित बल किसे कहते हैं। वस्तु पर कई बल, यदि किसी वस्तु पर बच्चों कई बल एक साथ कार्य करें और उनका रिजल्टेंट, उनका परिणामी बल अगर शून्य हो तो हम कहते हैं ये बल संतुलन अवस्था में है। नेक्स्ट इज असंतुलित बल। बच्चों, वस्तु पर यदि बलों का लगने वाला परिमाण शून्य ना हो तो ऐसी स्थिति में जो लगने वाले बल हैं वो असंतुलित अवस्था में कहते हैं, अर्थात इन्हें असंतुलित बल हम कहते हैं। संतुलित बल के अंतर्गत F इज इक्वल 0 एंड असंतुलित बलों के अंतर्गत F इज नॉट इक्वल टू 0। आइए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यूटन की गति के नियम। बच्चों, न्यूटन एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं और उन्होंने गति के 3 विशेष नियम दिए हैं जिन्हें मैं आज आपको समझाऊंगा। तो जिसमें पहला नियम है, तो पहला नियम बच्चों ये कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, अर्थात उसके अंदर कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो वह हमेशा विराम अवस्था में रहेगी। कब? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसके स्थिति में कोई भी परिवर्तन ना किया जाए। द सेकेंड पॉइंट इज, जो दूसरा नियम न्यूटन जी ने दिया वो क्या है कि यदि किसी वस्तु पर जो लगने वाला बल होता है बच्चों, वह उसमें उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके अंदर उत्पन्न त्वरण A के अनुक्रमानुपाती होता है। द थर्ड पॉइंट इज, देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर एक पिंड लिया हुआ है जिस पर मैंने F फोर्स का बल लगा हुआ है। तो बच्चों, जब भी हम किसी पिंड पर कोई फोर्स लगाते हैं या कोई बल लगाते हैं तो उसके अपोजिट भी एक फोर्स कार्य करता है जिसे हम रिएक्शन फोर्स कहते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि न्यूटन ने जो तीसरा नियम दिया वह था क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। द नेक्स्ट पॉइंट इज टॉपिक 4, जड़त्व, इनर्शिया। बच्चों, जड़त्व क्या होता है? आइए मैं आपको समझाता हूं। वस्तु की वह प्रकृति जिसके कारण वो खुद या स्वतः अपनी विराम
तथा गति की अवस्था को नहीं बदलती है। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब यह है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है, सरल रेखा में गति कर रही है, तो वह निरंतर उसी रेखा में गति करती रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो बच्चों, वस्तु की यह स्थिति जड़त्व की स्थिति कहलाती है। आइए अब हम जानते हैं जड़त्व के प्रकार के बारे में। तो जड़त्व के प्रकार बच्चों, जड़त्व के दो प्रकार होते हैं। नंबर 1 विराम का जड़त्व और नंबर 2 गति का जड़त्व। तो बच्चों, विराम का जड़त्व क्या होता है? विराम का जड़त्व से हम अभिप्राय है कि यदि कोई वस्तु अपनी निश्चित एक अवस्था में बनी हुई है, उसके अंदर कोई भी स्थिति पैदा नहीं हो रही, ना ही वो गतिमान स्थिति में है, तो बच्चों वस्तु की वह स्थिति विराम अवस्था कहलाती है। और वह वस्तु विराम अवस्था में तब तक रहती है जब तक कि उस पर कोई भी बाह्य बल लगाकर उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन ना किया जाए। सिमिलरली द सेकेंड, गति का जड़त्व। गति का जड़त्व क्या होता है बच्चों? यदि कोई वस्तु सरल रेखा में गति कर रही है तो वह तब तक सरल रेखा में गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी गति की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। तो बच्चों, इस प्रकार की जो स्थिति होती है वह गति का जड़त्व कहलाती है। बच्चों, अभी तक हमने जाना कि जड़त्व क्या है, और जड़त्व की दो स्थितियां होती हैं, विराम की और गति की। तो बच्चों, मैं यहाँ पर आपको कुछ उदाहरण बताऊंगा जिससे आपको जड़त्व क्या है ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जिसमें मैंने पहला उदाहरण लिया है, यदि खिड़की के शीशे में बंदूक से गोली मारने पर छेद का होना तथा पत्थर मारने पर शीशे का चटकना। तो बच्चों, मैंने देखिए यहाँ पर दो पोजीशन लिए हैं, पोजीशन 1 एंड पोजीशन 2। पोजीशन 1 में हम क्या देखते हैं कि बंदूक से निकली गोली जब शीशे की तरफ बढ़ती है तो इसका वेग अधिकतम होता है, जिसके कारण शीशे से टकराते ही शीशे के आसपास का जो पार्ट है वो गति की अवस्था में नहीं आ पाता है और गोली बिल्कुल छेद करते हुए आर पार हो जाती है। सेकंड पॉइंट में हम क्या देखते हैं कि जब किसी पत्थर को शीशे पर मारा जाता है तो बच्चों, जैसे ही पत्थर, क्योंकि यहाँ पर पत्थर का जो वेग है वो कम होता है, जैसे ही एक शीशे के संपर्क में आता है तो शीशे के संपर्क में आते ही इसके आसपास के पार्टिकल्स भी गति की अवस्था में आते हैं, जिस कारण से पत्थर के लगते ही शीशा चटक जाता है। सेकंड उदाहरण बच्चों, यदि ठहरी हुई मोटर के अचानक चल पड़ने पर तथा रुकने पर क्रम से पीछे आगे की ओर झुकना। बच्चों, आपने कई बार बस में सफर किया होगा तो आपने देखा होगा कि जब हम रुकी हुई बस में बैठे होते हैं तो बस के अचानक चलते ही आप पीछे की तरफ को आपका झोंक लगता है। इसी प्रकार जैसे ही बस रुकती है तो उस समय आपका झोंक आगे की तरफ लगता है। तो इसका मेन कारण क्या है? आइए देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर दो स्थितियां बनाई हैं, बस के चलने की स्थिति और बस के रुकने की स्थिति। तो बच्चों देखिए, जब बस विराम अवस्था में है तो बच्चों व्यक्ति की पोजीशन विराम, मतलब उसकी पोजीशन में कोई भी बदलाव नहीं है। इस प्रकार जब बस चलती है रुकती है तो उस समय व्यक्ति का झुकाव किस तरफ की होता है? तो बच्चों, चलने की स्थिति में व्यक्ति का जो ऊपर का हिस्सा है पीछे की तरफ जाएगा, और बच्चों रुकने की स्थिति में व्यक्ति का जो ऊपर हिस्सा है आगे की तरफ जाएगा। तो बच्चों, इस प्रकार हमने जड़त्व की विराम और गति की अवस्था को निम्न उदाहरणों से समझा। बच्चों, आज का जो हमारा आखिरी टॉपिक है वो है न्यूटन के द्वितीय नियम F बराबर ma का स्पष्टीकरण। बच्चों, न्यूटन का जो द्वितीय नियम है, मैंने पहले ही बताया था कि गति के द्वितीय समीकरण जो होता है उसके अकॉर्डिंग वह जो बल है वह उसके द्रव्यमान m तथा a के अनुक्रमानुपाती होता है। इसे हम कैसे समझ सकते हैं? तो पहला पॉइंट, एक निश्चित द्रव्यमान m पर लगाया गया बल द्रव्यमान में उत्पन्न त्वरण a के अनुक्रमानुपाती होता है, जिसे हमने समीकरण 1 माना। सेकंड, किसी पिंड में निश्चित त्वरण को उत्पन्न करने के लिए उस वस्तु पर जो लगाया गया बल होता है वह उस वस्तु के द्रव्यमान m के अनुक्रमानुपाती होता है। इसे हमने सेकंड इक्वेशन माना है। आइए बच्चों, समीकरण 1 व 2 से हम क्या देखते हैं कि F इज प्रोपोर्शनल ma, दैट इज इंप्लाइज F इज इक्वल्स k ma। यदि बच्चों हम k की वैल्यू 1 रख देते हैं तो हमें जो फॉर्मूला मिलता है वो मिलता है F बराबर ma, जहां पर F बल है, m द्रव्यमान है तथा a त्वरण है। आइए इससे संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निगाह डालते हैं। पहला पॉइंट, फर्स्ट, बल F एक सदिश राशि है। बल एक क्या है? सदिश राशि है। तो बच्चों सेकंड पॉइंट, जब सदिश राशि है तो इसमें हमें किस चीज की आवश्यकता होगी? परिमाण की एवं दिशा की भी। तीसरा पॉइंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चों जब भी हम किसी चीज को फाइंड करते हैं
तो हमें उसे एक यूनिट देनी पड़ती है कि वो किसका मेजरमेंट है, मतलब हम उसे किस चीज़ में नाप रहे हैं। तो बच्चों बल F बराबर m में जो सूत्र है इसको हम किस चीज़ में माप सकते हैं। तो बच्चों मैंने यहाँ पर एक सिस्टम दिया है, एक प्रणाली ली है जिसके अंदर मैंने CGS एंड M के सिस्टम को दिखाया हुआ है। C मीन्स सेंटीमीटर, G मीन्स ग्राम, S फॉर सेकेंड, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम एंड S फॉर सेकेंड। तो बच्चों CGS सिस्टम के अंतर्गत बल का जो मात्रक होता है वो डाइन होता है या ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड पॉइंट, M के सिस्टम के अंदर बच्चों बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बात आती है बच्चों कि हमने मेजरमेंट भी देख लिया, फॉर्मूला भी हमने फाइंड कर लिया, लेकिन हम इसे प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। तो बच्चों वेक्टर फॉर्म होने की वजह से हम इसे एक एरो के द्वारा दर्शाते हैं या इसे बोल्ड लेटर के द्वारा भी दर्शाते हैं। तो बच्चों हमने आज महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी लेते हुए F बराबर ma का सूत्र फाइंड किया तथा उसके हमने मात्रकों को जाना। इसी के साथ साथ आज हमने क्या अध्ययन किया है, आज के टॉपिक में हमने मोशन एंड फोर्स, टाइप ऑफ फोर्स, इनर्शिया और हमने उसके एग्जाम्पल और उसके साथ साथ न्यूटन का जो द्वितीय नियम है हमने उसका स्पष्टीकरण किया। तो बच्चों मुझे आशा है कि आपको आज के टॉपिक समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।